जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ, सुरक्षित और मस्त होंगे। और अगर मस्त नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, कुछ टाइम बाद हो जाएंगे क्योंकि वक्त सबका बदलता है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा स्पेस रेस के बारे में, या फिर मैं यूं कहूं कि मून पर फर्स्ट लैंडिंग के बारे में। और आगे जानेंगे कि मून पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी और मून तक पहुंचने पे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह और मेरा नाम है सचिन बलावत। तो इसकी शुरुआत हुई करीब 1955 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होकर सारे देश अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे, लेकिन यूएस और रशिया के बीच में अभी भी एक कोल्ड वॉर चल रही थी कि कौन सा देश नंबर 1 है। फिर आई वो तारीख जिसने पूरे मानव इतिहास को बदल के रख दिया, 4 अक्टूबर 1957, जब रशिया ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च करा, जिसे देख के गोरे अंग्रेज जलन के मारे काले हो गए। फिर इसी कोल्ड वॉर के चलते अक्टूबर 4, 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 यानी कि फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट को लॉन्च करके दुनिया और यूएस को एकदम चौंका दिया। तो फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के बाद यूएसएसआर दुनिया का एक तरह से नंबर 1 देश बन चुका था। फिर इस स्पुतनिक 1 के बाद भी रशिया ने काफी सारे मिशन लॉन्च किए, लेकिन फिर 1969 में यूएस ने अपोलो 11 मिशन लॉन्च करके रशिया ने अभी तक जितने भी कंबाइंड स्पेस मिशन किए थे उन सबको कहीं पीछे छोड़ दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मून लैंडिंग के बारे में, और आज हम कुछ सवालों का जवाब भी जानेंगे कि आखिर मून पर जाना इतना जरूरी क्यों था। मून पर सबसे वैल्यूएबल एलिमेंट कौन सा है? क्या मून पर पानी है? अगर है तो क्या वहां कोई आम आदमी सॉरी पॉइंट पर आते हैं, तो क्या वहां पर एलियंस हो सकते हैं? क्या हम यानी कि मैंगो मैन यानी आम आदमी भी एक दिन मून पर जा पाएंगे? और एक सबसे जरूरी सवाल, क्या सच में कोई आशिक चांद को धरती पर ला सकता है? What the fuck was that? तो कहानी की स्टार्टिंग होती है 16 जुलाई 1969 कैनेडी स्पेस सेंटर से, जहां पे मानव इतिहास लिखने जा रहे थे। जहां अपोलो 11 का क्रू, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस जैसे इंजीनियर चांद पे जाने के लिए अपनी कमर कस रहे थे। लेकिन आपने सुना होगा कि चांद पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, लेकिन वो पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्हें चुना गया था। नासा में सब जनों का मानना ये था कि सबसे पहले जूनियर यानी कि बज एल्ड्रिन को नीचे उतारा जाए और नील आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि कमांडर को ऊपर रखा जाए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। बट साइंस म्यूजियम को इंटरव्यू देते समय बज एल्ड्रिन ने बताया कि वो इस चीज़ से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि कमांडर को पहले उतरना चाहिए, यही एक करेक्ट ऑर्डर है, ये सिंबोलॉजी है किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की। अपोलो 11 स्पेस फ्लाइट, जिसमें सैटर्न 5 हैवी लिफ्ट रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, आप उस रॉकेट का हैवी होना इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना कि एक कमर्शियल प्लेन न्यू दिल्ली से लंदन जाने में फ्यूल खर्च करेगा, उससे कहीं ज़्यादा सैटर्न 5 एक सेकंड में फ्यूल खर्च कर रहा था। सैटर्न 5 रॉकेट में 3 स्टेजेस थी, जिसकी पहली स्टेज में 20 लाख लीटर ऑफ लिक्विड फ्यूल मिक्सचर था, दूसरी स्टेज में 13 लाख लिक्विड फ्यूल मिक्सचर था और तीसरी स्टेज में 3.5 लाख लिक्विड फ्यूल मिक्सचर था। चांद पर जाते टाइम दुनिया के सबसे हैवीएस्ट रॉकेट का साइज इतना था, और चांद से वापस आते टाइम दुनिया का हैवीएस्ट रॉकेट का साइज इतना बचा। अमेजिंग है ना? तो तारीख थी 16 जुलाई और समय था 9:35 जब सैटर्न 5 का काउंटडाउन शुरू हुआ। उसके कुछ देर बाद 9:44 पे उसके 2 पोर्शन उससे अलग हो गए और फिर उनका तीसरा इंजन स्टार्ट हो जाता है। फिर लगभग 1.5 चक्कर लगाने के बाद अर्थ का उनका स्पेसशिप कोहली से भी 17 गुना ज़्यादा तेजी से मून की तरफ जाने लगता है। लगभग 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने के बाद
3 दिन में वो मून के ऑर्बिट में पहुंच जाता है, यानी कि 19 जुलाई को। फिर वो उसका चक्कर लगाने लगता है और अपनी स्पीड को कम करने लगता है। 20 जुलाई को जब लैंडिंग के टाइम पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने देखा ईगल, यानी कि वो लूनर मॉड्यूल का नाम जो मून पर लैंड होने वाला था, वो एक 92 मीटर क्रेटर, यानी कि मून पे गड्ढे का नाम होता है क्रेटर, उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो उन्होंने सारा कंप्यूटराइज कंट्रोल बंद करके सारा कंट्रोल अपने हाथों में लिया और उस ईगल को मैनुअली सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर लैंड कराया। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी उस जगह का नाम था जहां सबसे पहले मानव मून पर लैंड करा था। जब आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर उतरे तो उनके पहले शब्द थे, वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन एंड वन जाइंट लीप फॉर अ मैनकाइंड, जिसका मतलब होता है एक मानव का छोटा सा कदम और पूरी मानवता की एक बड़ी छलांग। जब ये लैंडिंग हो रही थी तो इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और पूरी दुनिया इस हिस्टोरिक मूवमेंट को देख रही थी। बज एल्ड्रिन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि स्पेस में टॉयलेट जाना मतलब एक डरावने सपने जैसा होता था। इस समस्या से बचने के लिए इंजीनियर्स ने एक रबर ट्यूब का इस्तेमाल किया, जिसे आज हम शहजादे की शेरवानी के नाम से जानते हैं। बज एल्ड्रिन ने बताया जिस टाइम वो मून पे रॉक्स और डस्ट सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, तब उन्होंने अपने सूट में खड़े होकर टॉयलेट भी की थी, जिससे वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने मून पे खड़े होकर टॉयलेट करी। तो हम एक बार को सोच सकते हैं कि वैसे ये इतनी बड़ी वाइट कलर की बॉल आई कहाँ से। तो कुछ इसका पर्टिकुलर श्योरिटी से आंसर नहीं है, बट कुछ थ्योरीज कहती हैं कि करोड़ों साल पहले अर्थ से एक एस्ट्रॉइड टकराया और वो टूटे हुए पीसेस से मिलकर ये हमारी छोटी सी वाइट बॉल बन गई। लेकिन ये इतनी भी छोटी नहीं है, ये प्लूटो से तो बड़ी ही है। तो अब हम इस वाइट से दिखने वाली बॉल की थोड़ी स्पेसिफिकेशंस को जान लेते हैं। पहला कि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 टाइम्स होती है, जिसका मतलब अगर आपका वेट अर्थ पे 100 किलो है तो मून पे जाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 17 किलो बचेगा। इसका मतलब आपका वजन ज्यादा नहीं है, आप गलत ग्रह पे रह रहे हो। Oh my God! Wow! तो बाय द वे मून 27 दिनों में अर्थ की पूरी परिक्रमा करता है और मून की डिफरेंट शेप्स का दिखना, जैसे ईद का चांद, अमावस का चांद, पूर्णिमा का चांद, वैसे फिजिक्स का इस धर्म के साथ कोई नाता नहीं है। ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मून की डिफरेंट शेप्स सन के सामने आती है और हमें जो ब्राइटेंड पार्ट है सिर्फ वही दिखता है। तो अर्थ के पास और प्लेनेट जितने मून तो नहीं है, लेकिन वो इंसानों की तरह लालची नहीं है, बिकॉज उसके पास जो एक इकलौता मून है वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। जैसे ओशियंस में बड़ी बड़ी लहरें प्रोड्यूस करना हो, या फिर अर्थ को बिना किसी बबलिंग के अपनी एक्सिस पर रोटेट कराना हो, और वगैरह वगैरह। अगर हमारे पास में मून नहीं होता तो हमारा अर्थ और ज़्यादा स्पीड से रोटेट करता, जिसकी वजह से हमारा एक दिन 24 घंटे से घट के कम से कम 7 घंटे का होता। और मून की ही वजह से चारों सीजन अर्थ पे अच्छे से सर्कुलेट कर पाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हमारे देश की करोड़ों महिलाओं और कुछ निब्बियों के करवा चौथ में भी काम आता है। मानते हैं मून पर शुरुआती लैंडिंग सिर्फ और सिर्फ साइंस या फिर कह सकते हैं कुछ कंट्रीज अपना रौला दिखाने के लिए कर रही थी, लेकिन अब इसके मायने बदल चुके हैं। वहाँ पर काफी अमाउंट में गोल्ड, प्लेटिनम और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्यूल हीलियम-3 काफी अमाउंट में अवेलेबल है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा ही पैसा होगा। और कुछ कंपनीज जैसे बोइंग, स्पेसएक्स आपकी नेक्स्ट पिकनिक ट्रिप का चांद पर होने का इंतजाम कर रही है, बशर्ते आपके पास अथाह का पैसा होना चाहिए और आपकी बॉडी रामदेव जैसी फिट होनी चाहिए। अब आगे बात करें कि हम कभी फ्यूचर में चांद पर रह पाएंगे, तो जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के लिए। वैसे घूमने के लिए जा सकते हो पर रहने के लिए नहीं, बिकॉज फ्यूचर में मून एक स्पेस स्टेशन की तरह काम कर सकता है, जिससे पहले अर्थ से रॉकेट मून पे जाए, फिर मून से किसी और प्लेनेट पे जाए। वैसे मून पे पानी तो मिल चुका है आइस की फॉर्म में, जिसे हम लूनर वाटर बोलते हैं, लेकिन लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है।
आज हम चांद तक सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं, जो कि एक टाइम पर नामुमकिन माना जाता था। और एक दिन हम उस लाल मिट्टी के ग्रह पर भी जाएंगे, और जल्दी ही, अभी नहीं लेकिन जल्दी ही एक दिन हम जुपिटर और सैटर्न पर भी जाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, पढ़ना हमारा काम है, नई चीज़ों को जानना है, नए सवालों के जवाब ढूंढना हम इंसानों की फितरत में है। आगे बढ़ते रहना ही तो हमारे इंसानों के डीएनए में कूट कूट के भरा हुआ है। हम फ्यूचर में जो भी हमारे पास सवाल है, हम एक दिन उन सभी का जवाब जरूर ढूंढेंगे। हो सकता है हम तब नहीं थे जब इंसानों ने पहली बार मून पर कदम रखा था, लेकिन हम तब जरूर होंगे जब इंसान पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखेगा। वो मानव इतिहास के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी, क्योंकि तब मानव सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं रहेगा, वो एक मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बन चुका होगा। लेकिन हाँ, आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट ऐसा नहीं था जो स्पेस से वापस आया हो और बोला हो कि हाँ भाई, स्पेस बहुत बढ़िया था, कतई मज़ा आ गया। असल में स्पेस एक डरावने सपने जैसा है। वहाँ पर मरने के एक नहीं 100 तरीके हैं। तो जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स यहाँ से ऊपर स्पेस में जाते हैं और ऊपर से हमारी प्यारी धरती को देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि इससे अच्छा प्लेनेट इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता, और ना ही इतना लाइफ गिविंग प्लेनेट कोई हो सकता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी पृथ्वी, अपनी धरती को, अपनी धरती माता को जितना हो सके उतना सुरक्षित रखें और सेफ रखें। ये मेरे और आपके और इस धरती पर रह रहे हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम इस धरती को सहेज के और साफ सुथरा रखें। हाँ, हम रिसर्च और क्यूरियोसिटी के लिए दूसरे प्लैनेट्स पे जा सकते हैं, पर ऐसा कोई समय ना आए कि हमें अपने प्लैनेट को परमानेंटली छोड़ के जाना पड़े। तो एक सैटेलाइट लॉन्च से इंसानों की अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई, फिर हम मून पे गए और अब हम मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और जाने क्या क्या होगा इस रेस में। हाँ, एक आखिरी बात और, कुछ लोग कहते हैं कि मून पर जो अपोलो 11 की लैंडिंग थी वो फेक थी। वो कुछ सवाल उठाते हैं, जैसे कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ईगल यानी लूनर मॉड्यूल से नीचे उतरे थे तो उनकी फोटो किसने ली थी। तो भाई देखो, हजारों करोड़ों रुपए का सेटअप, हजारों ब्रिलियंट दिमाग, और ये सब करके मून पर फेक लैंडिंग कराने से तो अच्छा है वहाँ पर रियल में लैंडिंग करा दो। तो मून पर जो अपोलो 11 की लैंडिंग थी वो फेक नहीं थी, वो रियल थी। और ऐसे सवाल जैसे कि उनकी फ़ोटो किसने ली थी, तो भाई ईगल के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था, उन्होंने फ़ोटो ली थी। और जो भी आपके पास लॉजिक है उन सबका एक आंसर है, आप सर्च कर सकते हैं। तो मून पर जो लैंडिंग थी वो पूरी सच थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, और कोई माइकल आल चाहे कितना ही बड़ा आशिक क्यों ना हो मेरे भाई, वो चांद को जमीन पर नहीं ला सकता। ये फिजिक्स और सारे नियमों के खिलाफ है, तो कृपया ऐसे लोगों से दूर रहें। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।